मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत ही खुश थी। मेरे मन में बहुत सारे सपने थे जिसे मैं शादी के बाद पूरा करना चाहती थी। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई मैं शादी के बाद करने वाली थी, क्योंकि इस बारे में मेरे पापा ने पहले ही मेरे ससुराल वालों से बात कर ली थी और उन्हें किसी बात का कोई ऐतराज नहीं था। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं काफी खुश थी। और फिर मैं शादी के दूसरे दिन ही अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सभी कुछ सही से चल रहा था। मेरे पति 3 भाई थे और सास ससुर और तीनों भाई की पत्नियां भी थी। अभी मेरी शादी को 2 हफ्ते ही बीते थे कि मेरे पति को ऑफिस के काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। मैं अपने रूम में अकेले सोई हुई थी। रात का समय था, नींद तो मुझे आ नहीं रही थी और मुझे अपने पति की बहुत ही याद सता रही थी। अचानक से आधी रात के वक्त जब मुझे प्यास लगी तो मैंने देखा कि जग में पानी नहीं है, इसलिए मैं उठकर पानी लेने के लिए किचन में गई और फिर पानी लेकर अपने कमरे में वापस लौट रही थी तो मुझे अपनी जेठानी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे लगा शायद जेठ से आज किसी रिश्तेदार के शादी में गए हुए थे, इसलिए सासू माँ जेठानी जी के कमरे में आकर लेट गई होगी और फिर आपस में दोनों बातें करती होगी। लेकिन मुझे जेठानी जी कमरे से जिस तरह की आवाज आ रही थी वह कोई आम आवाज नहीं थी। मैंने सोचा क्यों न एक बार जाकर मैं जेठानी जी कमरे में देख लेती हूँ, आखिर ये किस तरह की आवाज है। जेठ जी अगर रहते तब तो मैं कमरे में जाने के बारे में सोचती भी नहीं, परंतु जेठानी अकेली थी इसलिए मैं उनके कमरे के पास चली गई और धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ देखने लगी। और फिर मेरे सामने जो मंजर आया उसे देखकर मेरे होशो हवास उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कहीं मैं कोमा में न पहुंच जाऊं। मैं जल्दी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। आकर मेरे हाथ में जो पानी से भरा जग था उसे मैंने अपने सर के ऊपर दे डाला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख लिया है, लेकिन नहीं, यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। मैंने देखा कि मेरी जेठानी मेरे ससुर और देवर के साथ अपनी इच्छा पूर्ति पूरी करने के लिए उनके साथ दे रही थी। यह नजारा देखने के बाद ही मेरी तो सांसें तेज तेज चलने लगी और मुझे इतना प्यास लगने लगा कि मुझे लगा कि मेरे सामने एक बाल्टी पानी भी आ जाए तो वो भी कम है। मुझे अभी तक अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने आखिर आज यह क्या देख लिया। मेरी जेठानी ऐसा कैसे कर सकती थी, और वो भी मेरे ससुर और देवर के साथ। जेठानी तो मेरे जो कर रही थी वह था ही, मेरे देवर और मेरे ससुर भी उससे पूरी तरह से मिले हुए थे। आखिर इस घर में यह सब क्या हो रहा था। जेठानी ससुर और देवर के साथ मिलकर कौन सा गंदा खेल खेल रही थी। मानती हूँ कि मेरी सास हमेशा बीमार रहती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि रिश्तों का कोई लिहाज ही ना हो। जेठानी तो जेठ जी को धोखा दे रही थी और उनके पीठ पीछे ये सब काम कर रही थी, और उनका सगा पिता और सगा छोटा भाई भी उनकी गैर मौजूदगी में उनके साथ ये सब कर रहा था। अब मेरी शादी के कितने ही दिन हुए थे और मैंने इस घर में यह क्या देख लिया था। अगर आज मैं रात में पानी लेने के लिए किचन में नहीं जाती तो मुझे इस बारे में जानकारी ही नहीं मिलती कि इस घर में इतना गंदा खेल खेला जा रहा है। मेरे पति भी इस वक्त मेरे साथ नहीं थे। अब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किसी से क्या कहूँ। मेरी सास तो अपनी बीमारी के कारण अपने कमरे से ज्यादा बाहर निकलती ही नहीं थी और मेरी देवरानी भी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसके पति उसके पीठ पीछे ये सब क्या कर रहा था। मेरी आंखों के सामने कुछ महीने पहले का पूरा मंजर दोबारा से तैरने लगा, जब हमारे एक करीबी रिश्तेदारों ने हमें यह रिश्ता बताया था और फिर मेरे पापा मेरे ससुर जी के पास जाकर मेरे लिए अपने मंझले बेटे अमित का हाथ मांगा था। मेरे ससुर जी को मैं बहुत ज्यादा पसंद आई थी, फिर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। मेरे पापा ने भी ज्यादा जानकारी हासिल नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगा था करीबी रिश्तेदार के जरिए ये रिश्ता हुआ है तो उन्हें सब पता ही होगा। सिर्फ मेरे पापा को इतना पता था कि लड़का अच्छा जॉब करता है और काम के सिलसिले में महीने में 10 दिन बाहर ही रहता है। पापा सभी लोगों से मिल चुके थे, उन्हें सभी लोग बहुत ही अच्छे लगे थे, परंतु मेरे ससुर जी की एक शर्त थी कि वो अपने छोटे बेटे नमन की भी शादी अपने मंझले बेटे के साथ ही करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों भाइयों का रिश्ता पक्का हो जाए और शादी हो जाए और एक ही खर्चे में दोनों का निपटारा हो जाए। मेरे पापा को इससे कोई भी ऐतराज नहीं था। फिर जल्दी जल्दी सभी लोग शादी के लिए तैयार भी हो गए।
मेरे पति 3 भाई थे, उनके बड़े भाई अमर, उसके साथ मेरा पति अमित और सबसे छोटा बेटा नमन था। इसके अलावा इस घर में मेरे जेठ जी की पत्नी और मेरे सास ससुर थे। और फिर मेरे पति अमित और मेरे देवर की शादी एक दिन में ही हो गई, और फिर हम दोनों बहुओं का स्वागत भी इस घर में एक साथ हो गया। इस घर में हम दोनों ने एक साथ ही कदम रखा था। अभी हम दोनों की शादी को कुछ दिन ही बीते थे, मैं सोचने लगी मेरा देवर इतना बड़ा धोखेबाज होगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी देवरानी बहुत ही सीधी सादी और भोली थी। इन 2 हफ्तों में मैंने यह देखा कि मेरी जेठानी बहुत ही कम बोला करती थी, और जैसा मेरे ससुर कहते थे वह चुपचाप सारा काम उसकी मर्जी के हिसाब से करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके सीधे चेहरे के पीछे इतना धोखेबाजी होगी। मेरी सास बीमार रहती थी और किसी को कुछ कहती भी नहीं थी, चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। इन्हीं सब कारणों से ये लोग इसका फायदा उठा रहे थे। या फिर कहो तो सास भी सब में शामिल थी। मुझे अपने पति अमित की याद सताने लगी। मैं सोचने लगी अगर यहाँ होते तो मैं अभी तक इनके भाई, पिता और भाभी तीनों के ही काले चेहरे का पर्दाफाश कर देती। लेकिन अमित यहाँ पर नहीं थे, तो अब मुझे इस बात का इंतजार करना पड़ेगा, और मैं उनके आने पर ही उन्हें सब कुछ बताऊंगी। लेकिन फिर दूसरे ही पल मुझे यह लगने लगा कि मेरे पास एक वक्त कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे मैं यह बात अपने पति के सामने साबित कर सकूं, क्योंकि कोई भी बेटा अपने पिता और भाई के लिए इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मेरी शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, और तो मैं अभी इस घर में और अपने पति पे विश्वास भी पैदा नहीं कर पाई थी। अमित आखिर मेरी बातों पे विश्वास क्यों करेंगे? मुझे इस घर में आए हुए कितने दिन हुआ ही है, फिर वो मेरी बातें क्यों मानेगा? बस अपने पिता और अपने भाई की बातों पर ही विश्वास करेगा। और अगर मेरे पति ने मेरी बात को यकीन नहीं किया और मैं कोई भी सबूत उन्हें नहीं दे पाई, तो मैं खुद ही इस पूरी तरह से अपनी बातों में फंस जाऊंगी और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारकर अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर लूंगी। मेरी जेठानी, ससुर, देवर तो यही चाहेंगे कि मेरा पति मुझे तुरंत ही तलाक दे दे, क्योंकि जब यह जान जाएंगे कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो ये वही चाहेंगे मैं जल्दी से जल्दी ये घर छोड़कर चली जाऊं, ताकि वो अपने आप को आगे भी कायम रख सके। मैंने सोचा कि मुझे इस वक्त चुप रहना चाहिए, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है। अगर मुझे इन सब को रोकना है, पहले मुझे सबूत जुटाना होगा, उसके बाद ही मुझे कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अपने आप को समझाकर मैं शांति से लेटकर सो गई। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी, तो मुझे अचानक से रात वाला वाक्य याद आ गया और मेरा शरीर पूरी तरह से सहर उठा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मुझे फिलहाल इस बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने नए शादीशुदा जीवन को अच्छे से चलाने के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। मैं तुरंत ही फ्रेश होकर किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए चली गई, और मैं जैसे ही किचन में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी पहले से ही नाश्ता बनाने की तैयारी कर चुकी थी। उन्होंने मुझे देखते ही प्यारी सी मुस्कान दी और मुझसे कहने लगी, उठ गई सौम्या, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें उठाने की ही सोच रही थी। ऐसा करो तुम सभी के लिए जूस तैयार कर लो, तब तक ये सारा नाश्ता मैं तैयार कर देती हूँ। मैंने देखा तो नाश्ता बहुत सारा तैयार करना था। मुझे लगा यह तो अकेले जेठानी के लिए बहुत ही हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, मैं भी जाकर देवरानी को बुला लाती हूँ, वह आपको इतना सारा नाश्ता तैयार करने में मदद कर देगी। वो कहने लगे, अरे रहने दो, क्यों बेकार में परेशान करोगी? अगर वो खुद ही उठकर आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं पूरा नाश्ता खुद ही तैयार कर लूंगी। वैसे भी मुझे तो आदत है इन सब की, जब तुम लोग नहीं थे तब पूरा काम आखिर मैं ही तो अकेले करती थी। अब कम से कम तुम लोग आ गए हो तो फिर मुझे बहुत आराम है। मैंने इसके बाद अपने जेठानी से कुछ भी नहीं कहा और जूस तैयार करने लगी। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी, यह औरत कितनी ज्यादा चरित्रहीन है। रात को मैं इसका दूसरा क्रियाचरित होता है और सुबह को एकदम अलग ही नजर आती है। बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कि शहद टपक रहा है, जबकि कोई नहीं जानता कि रात होते ही इसका दूसरा रूप निकलकर सामने आता है। मैंने सोचा कि यह जो भी कर रही है उसमें सिर्फ मेरी जेठानी की गलती नहीं, बल्कि मेरे ससुर और देवर भी बराबर के भागीदार है। लेकिन एक बात यह थी, मेरी जेठानी मेरी और मेरी देवरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। धीरे धीरे मेरा उस घर में यूं ही दिन बीतने लगा, और मैं हमेशा यही देखा करती थी, मेरी जेठानी का व्यवहार मेरे प्रति और मेरी देवरानी के प्रति बहुत ही अच्छा था। वो कभी भी किसी भी काम को लेकर हम दोनों पर बोझ नहीं डालती थी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा काम खुद ही कर लिया करती थी और हम दोनों को आराम पहुंचाने की कोशिश करती थी। मैं कई बार यही सोचती थी कि जब ये इतनी अच्छी है तो आखिर यह सब क्यों करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पति में कोई कमी है जो उनके इस तरह की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं?
लेकिन फिर मैं सोचती थी, अगर पति वो औरत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब यह तो नहीं तुम अपने ससुर और देवर के साथ ही ये सब करना शुरू कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आता था आखिर मैं अपनी जेठानी को लेकर अपनी राय अच्छी बनाऊं या बुरी। लेकिन अब चूंकि मैंने उन तीनों लोगों को एक साथ उस तरह से देख लिया था, तो अब जब भी मेरी जेठानी मेरे सास ससुर या देवर को नाश्ता या खाना देती तो मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ ही रहता था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी जेठानी मेरे ससुर से अजीब तरह से डर रही थी और देवर से भी दूरी रहने की कोशिश कर रही थी। अब तक तो जब से देवरानी आ गई थी उन्होंने साफ कर दिया था कि देवर का काम वह अब बिल्कुल भी नहीं करेगी, बल्कि अब देवर से जुड़ा हुआ सारा काम देवरानी ही करेगी। लेकिन ससुर जी को यह बहाना मिल जाता था कि तुम्हारी सास की तो तबीयत खराब रहती है और वह बिस्तर से ज्यादा उठ नहीं पाती, इसलिए मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इस तरह से जेठानी को मन मार कर ससुर का काम करना पड़ता था। मैं देखी थी कि वह जब भी ससुर के लिए कोई भी काम करती उनके चेहरे से साफ साफ मजबूरी झलक करती थी। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था जब उनके चेहरे पे ये मजबूरी है तो फिर ये मेरे ससुर के साथ ये सब क्यों करती है। इधर मेरे पति लौट आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने को मेरी अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बार बार मेरे मन में यही बात आने लगती थी कि मेरे पास अभी अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ सबूत नहीं है। और अगर अमित ने मुझ पर विश्वास नहीं किया फिर मेरा क्या होगा। अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरे घर वाले भी मुझे ही दोष देंगे कि मुझे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। पता चला कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आगे की जिंदगी बर्बाद कर लूं और यह लोग तो आराम से वही सब करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। मेरे पति और जेठ जी अक्सर अपने काम की वजह से शहर से बाहर जाते रहते थे, इसलिए कई बार मैं भी अकेले रहती थी और मेरी जेठानी भी, और इसी बात का फायदा वह आराम से उठाती रहती थी। थोड़े दिन बाद जब एक रात को मैं फिर से किचन में पानी लेने के लिए गई तो मुझे जेठानी के कमरे से इस तरह की आवाजें आती सुनाई दे रही थी। उन आवाजों से मेरे अंदर गुस्सा का ज्वालामुखी फूटने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा धोखेबाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा शुरू से यही नेचर था, मैंने कभी भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया था, जिस वजह से मुझे हर कोई बहुत तेज बताता था। मेरी माँ भी मुझे हमेशा यही समझाती थी कि मैं दूसरे के मामलों में टांग ना अड़ाया करूं और जो है जैसा हो रहा है होने दिया करूं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन मैं अपने स्वभाव के चलते किसी भी गलत बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उस वक्त भी मुझे रहा नहीं किया और मेरी कदम एक बार फिर जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ गए। और जब मैंने दरवाजा खोला तो बिल्कुल वही नजारा था जो मैं इससे पहले देख चुकी थी। मुझे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दंदनाते हुए अपने देवरानी के कमरे की तरफ जाने लगी कि उसके पति का असली चेहरा उसे दिखा सकूं। जब उसके कमरे के पास मैं पहुंची, मुझे देवरानी के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर मैं झटके सुन के दरवाजे के पास रुक गई। मुझे लगा कि आखिर क्या हुआ। इसका मतलब यह है मेरी देवरानी भी इतनी रात को जाग रही है, तो क्या उसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं है कि इतनी रात को उसका पति आखिर कहाँ गया हुआ है। अब तो मेरे मन में एक साथ हजारों सवाल आने लगे। मैं सोचने लगी, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी देवरानी को भी इस सब के बारे में पता है, जबकि मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि शायद वह रात को गहरी नींद में सो जाती है। जिस तरह से उसे आज तक पता नहीं चला था कि उसका पति आधी रात को कहाँ चला जाता है और क्या करता रहता है। मैंने सोचा कि अगर मेरी देवरानी को यह सब पता है और वह भी अपने पति को इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक रही है, तो फिर वह भी घटिया औरत है। यह सब सोच सोचकर मेरा मन घिन से भर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर इन लोगों को यह सब क्या कर लगा रखा है। इन्होंने तो सारे रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर तार तार कर दिया है। अब तो मुझे अपने जेठानी के साथ शायद देवरानी से भी नफरत सी होने लगी थी। मैंने सोचा कि जब यह सब कुछ अपनी मर्जी से करवा रही है तो फिर इसे कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैं वापस लौटकर अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन जैसे ही पलटकर मैं अपने कदम आगे की तरफ बढ़ी, तभी मुझे एक बार फिर से अपनी देवरानी की चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसने मुझे बड़ा ही हैरान कर दिया। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी देवरानी कमरे में ऐसा क्या कर रही है
जो बार बार उसकी चीख निकल रही है। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि मुझे एक बार तो उसके कमरे का दरवाजा खोलकर देखना ही चाहिए। फिर जब मैंने दरवाजा को खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से बंद था, लेकिन मैं बेचैन हो रही थी यह जानने के लिए आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा है। मुझे रहा नहीं गया और मैं देवरानी के कमरे के अंदर झांकने की कोई और रास्ता खोजने लगी। तभी मुझे उसके कमरे की एक खिड़की की हल्की सी खुली हुई नजर आई, और जब मैं खिड़की के पास पहुंची तो मैंने अंदर का नजारा देखा तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। मैंने जो कुछ भी सामने देखा वह मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरी जेठ मेरी देवरानी के साथ गलत काम कर रहे थे, वह भी इतनी बुरी तरह से कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी देवरानी इस वक्त दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन मेरे जेठ को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मैं यह क्या देख रही हूँ। यह घर है या फिर कोठा? आखिर यह सब क्या कर रहे हैं? क्या यह सब तमाशा इन लोगों ने फैला रखा है? मैं तुरंत ही दौड़ते हुए अपने कमरे में आई और अपने कमरे के दरवाजे पे कुंडी चढ़ा दी। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। मैं बिस्तर पर पड़े तकियों को कस के पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। मेरे अंदर एक भयंकर डर की लहर दौड़ गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे अब मैं इस घर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ। आखिर इस घर में यह क्या हो रहा है? कोई किसी के भी साथ कुछ भी कर रहा है। यहाँ पर किसी की भी इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, भगवान, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे घर में ब्याह कर दिया? यह लोग तो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ये किसी जानवर से कम नहीं है। जैसे एक जानवर यह सब करने से पहले कुछ नहीं सोचता, वह किसी के साथ भी कुछ कर लेता है। ठीक इसी तरह से इन लोगों ने भी अपने रिश्तों का कोई लाज नहीं रखा हुआ है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर रहा है और किसी का भी जमी जिंदा नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों के परिवार में मैं बहू बन चुकी हूँ। अब मुझे लगने लगा इस घर में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरे मन में आने लगा कि क्या अमित को इस बारे में पता है, या फिर जिस तरह से मैं अभी इस सब से अनजान थी उसी तरह से मेरा पति भी अनजान है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा तो जी चाह रहा था मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूं और उन्हें बुलाकर इन सबको पकड़वा दूं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यह थी, एक तो शादी के तीसरे दिन यह लोग अपने इस फार्म हाउस में हम लोगों को लेकर आ गए। यहाँ दूर दूर तक लोगों के घर नहीं बने हुए थे जो हम किसी से कुछ कह भी सकते। और दूसरी बात, जब यहाँ नई नई आई थी, यहाँ पर हमें यह बताया गया था इस घर का नियम है कि इस घर की महिलाएं अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखती हैं, बल्कि अगर हम लोगों को किसी से कोई भी बात करनी होती है तो घर में लगे लैंडलाइन का ही प्रयोग कर सकते हैं। पर लैंडलाइन तो ऐसा है, उससे जब भी किसी को फोन करो तो ज्यादातर फोन मिलता ही नहीं है। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी बनी रहती थी। तो फिर कोई कैसे से क्या बात करेगा? मेरी खुद शादी के बाद अभी तक मेरे माँ बाप से सिर्फ एक बार ही बात हो पाई थी। मैंने कई बार अमित को इस बारे में कहा, पर वह कहने लगे कि पापा के आगे हम लोगों की नहीं चलती है, इसलिए जैसा है उन्हें तुम्हें मानना ही पड़ेगा। उस वक्त मुझे अपने ससुर के बने हुए इस नियम के बारे में कुछ अजीब ही लग रहा था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था आखिर उन्होंने इस तरह का नियम क्यों बना रखा था। इस शहर वाले घर से इतनी दूर यहाँ गांव वाले फार्म हाउस के रहने के भी शायद इन लोगों का यही मकसद है, ताकि यह लोग यहाँ पे अपना यह घिनौना खेल आराम से खेल सके और कोई भी उसकी असलियत के बारे में न जान पाए, और ना ही हम लोगों में से कोई किसी की मदद की गुहार लगा पाए। मेरी जेठानी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी देवरानी यह सब कुछ मजबूरी में कर रही थी। उसकी मजबूरी, उसके दर्द को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वह बुरी तरह से तड़प रही थी और मैं अब कुछ भी करके खुद को और अपने देवरानी को इस जालिम से बचाना चाहती थी। इन दिनों ठंड की मौसम थी, लेकिन घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मुझे अभी कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था जिससे मैं खुद को अपनी देवरानी को बचा सकूं। फिर मैंने सोचा, यह लोग तो अपने हरकतों में बिजी है, क्यों नहीं मैं तब तक अपने घर वालों से बात करके इन लोगों के बारे में बता दूं। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और लैंडलाइन फोन के पास पहुंची, लेकिन 15 मिनट तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी
फोन पर भी नहीं लग रहा था और मैं उदास और हताश होकर अपने कमरे में वापस लौट आई। कमरे में आकर मैंने दरवाजा को अच्छा से बंद किया, क्योंकि अब इस घर में कोई भी भरोसा के लायक नहीं था। अब तो मुझे सिर्फ इंतजार था अपने पति का। अब मेरी आखिरी उम्मीद उन्हीं से बची थी। मैंने रात भर बड़ी बेचैनी के साथ काटा। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और लग रहा था कि कितनी जल्दी सुबह हो जाए। सुबह को मुझे थोड़ी नींद भी आई थी, परंतु फिर मैं तुरंत अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठ गई। मुझे बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा किचन में सभी लोग काम कर रहे हैं और सबके सब बड़े नॉर्मल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस घर में कभी कुछ हुआ ही ना हो। सब अपने अपने काम में बिजी थे। सिर्फ मुझे मेरी देवरानी की नहीं दिख रही थी। मैंने अपनी देवरानी के लिए नाश्ता का प्लेट लगाया, उसके कमरे में लेकर चली गई। जब मैं उसके कमरे में पहुंची, वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर काफी सारे चोट का निशान दिख रहा था। मैंने उससे जैसे ही पूछा कि क्या हुआ, तो पूरी तरह से घबराकर कहने लगी कि कल मेरा बाथरूम में पैर फिसल गया था और मैं 2-3 जगह टकराकर गिर गई थी। इस वजह से मेरे शरीर में इस तरह की चोटें आ गई है। मैंने मन ही मन सोचा कि इसको यह लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन यह नहीं जानती कि मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मुझे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत देवरानी से कहा, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी यह बात सुनकर वह बहुत बड़ी बड़ी आंखें कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कल रात जेठ जी तुम्हारे कमरे में आए थे ना। मेरा इतना कहना था कि मैंने देखा। देवरानी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने तुरंत मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, दीदी कुछ भी करके मुझे इन सब से बचा लीजिए। मुझे नहीं पता था ये लोग इतने गिरे हुए हैं। इनके लिए रिश्तों का तो कोई मर्यादा ही नहीं है। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। मैंने उसे शांत कराया और कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगी, इन लोगों में से किसी ने आपके साथ भी तो। मैंने कहा, अगर मेरे साथ किसी ने कुछ भी गलत किया मैं उन सबकी जान ले लेती, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पति इन सब में शामिल नहीं है। तुम्हारा पति इन सब में शामिल है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ ये सब करने की इजाजत दे दी। मैंने कहा, लेकिन तुमने जेठ जी को अपने कमरे में आने ही क्यों दिया? तुमने खुद को बचाने के लिए कोशिश क्यों नहीं की? मेरी बात पर मेरी देवरानी कहने लगी, दीदी पहले तो मुझे ये सब पता ही नहीं था कि मेरा पति जेठानी जी के साथ ये सब करता है, क्योंकि अब तक वह मुझे नींद की गोलियां दे रहा था, जिस वजह से मैं रात को गहरी नींद में सो जाती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरे पति आधी रात को कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन कल रात जब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया, अचानक से उसमें मक्खी गिर गई। मैंने सोचा अगर मैं नमन से कहूंगी तो दूसरा दूध मेरे लिए बनाकर ले आएगा, लेकिन कल मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था और मैं दूध नहीं पीना चाहती थी। इसलिए मैंने चुपके से वह दूध फेंक दिया और उसे बिना पिए ही चुपचाप लेटकर सो गई। आधी रात के समय मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी और जब मैंने पलटकर देखा तो देखती हूँ कि नमन कहीं बाहर जा रहे थे। मैं पहले तो कुछ देर तक लेटकर उनका इंतजार करने लगी। मुझे लगा हो सकता कि वो किचन में पानी पीने के लिए गए हो, लेकिन काफी देर बाद जब वो लौट कर नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। जब मैं किचन में गई तो वहां पर वो नहीं थे। यह देखकर मैं बड़ी हैरान रह गई। फिर मुझे लगा कि हो सकता है न मैं ड्राइंग रूम में गए हो, और फिर जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो मैंने देखा कि वहां पर तो जेठ जी सो रहे थे। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि आखिर जेठ जी अपने कमरे को छोड़कर ड्राइंग रूम में क्यों सो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह माजरा क्या है। मैंने सोचा कि लगता है जेठानी जी से लड़ाई हो गई, इस वजह से वो नाराज होकर यहाँ पर सोए हैं। मैं ये सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी मुझे जेठानी जी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आई, जिसे सुनकर मैं उनके कमरे की तरफ गई। और जब मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जो भी देखा उसे देखकर मैं तो हैरान रह गई। मैंने जैसे ही वह सब देखा तो मैं गुस्से से नमन के ऊपर चिल्लाई, तो नमन तो तुरंत ही आकर मेरा मुंह कस के पकड़ लिया और मुझे घसीट कर मेरे कमरे के अंदर ले गए और फिर मेरे गालों पे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम मेरे पति हो और तुम जेठानी के पीछे क्यों पड़े हो? तो वह बेशर्मी के साथ हंसने लगा और मुझसे कहा, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा, और अच्छा ही है जो तुम्हें यह सब पता चल गया, क्योंकि मैं अब अपने भाई को और भी इंतजार नहीं करवाना चाहता हूँ। वह तो मुझे पापा ने कहा था, तुम आई अभी इस घर में कुछ ही दिन हुए हैं, कम से कम तुम्हें 1 महीने का आराम देना चाहिए, उसके बाद ही तुमसे जमकर सेवा करवाई जाएगी। लेकिन अब जब तुम्हें यह सब पता चल गया है तो अब तुम्हारी भी सेवा करने का समय शुरू हो गया है।
इसलिए अब तुम अच्छे से मुझे और मेरे पापा और मेरे भैया को खुश करना। नमन के मुंह से यह बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर बिजली ही गिर गई। मैंने नमन से कहा, तुम्हें होश भी है? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पत्नी हो, तुमने मुझे मेरी इज्जत की रक्षा करने का वचन दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वह मुझसे कहने लगा, ये सब फालतू की बातें मेरे साथ मत करो और अपनी पत्नी धर्म निभाओ। मैं तो पति हूँ और जैसा चाहूंगा वैसा ही करूंगा और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर नमन ने तुरंत ही मेरे दोनों हाथों को कपड़े से बांध दिया और 5 मिनट के बाद जेठ जी मेरे अपने चेहरे पे एक घिनौनी मुस्कान लिए कमरे में आए। फिर उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे आप पहले ही देख चुकी हैं। मैंने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, उन्हें रिश्तों का वास्ता दिया और उनसे कहा, आप मेरे बड़े भाई के समान है। लेकिन मेरी किसी भी बात का उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं उनसे अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन उन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई और न ही उन्हें मेरी दर्द और तकलीफों से कोई फर्क पड़ रहा था, बल्कि उन्हें तो और भी ज्यादा मजा आ रहा था। अपनी देवरानी की बात सुनकर मेरा गुस्सा से खून खोलने लगा। मैंने कहा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो जेठानी पे इतना गुस्सा आ रहा था कि वह एक औरत होकर इन सब में मिली हुई है। मेरी देवरानी तुरंत ही मेरे गले लग गई और मुझसे कहने लगी, अब आप ही कुछ करिए और खुद को और मुझे इस दलदल से बचा लीजिए। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, आज अमित वापस आने वाले हैं। उनके आते मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी और सबको जेल पहुंचाऊंगी। शाम को जैसे अमित वापस लौटे, मैंने तुरंत उन्हें सब कुछ बताया। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पहले तो वह मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं तुरंत उन्हें अपनी देवरानी के पास लेकर गई और कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो फिर तुम इससे ही पूछ लो। इसके ऊपर तो यह सब बीती है। भला झूठ झूठ क्यों बोलेगी? उसके शरीर पर जो निशान पड़े हैं वो इसके साथ हुए जातियों के दर्शाती है। मेरी देवरानी ने भी रो रो कर अमित को सब कुछ बता दिया। अमित गुस्से से उबल रहे थे और फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे साथ चलो, आज मैं उन लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हम तीनों थोड़ा डाइनिंग एरिया पे पहुंच गए। अमित चिल्ला चिल्ला कर मेरे ससुर, देवर और जेठ जी को बाहर बुलाया। उनकी इतनी तेज आवाज सुनकर वो तीनों बुरी तरह से घबराए दौड़ते हुए आए। मेरे ससुर कहने लगे, क्या हुआ? तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तो अमित ने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है इस घर में? आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अमित की बात सुनकर वह लोग तीनों असमझ में स्थिति में हम लोगों के देखने लगे। अमित ने कहा, तुम सब लोग इस तरह क्या करते थे? इन लोगों में से तुम्हें देख लिया। यह सुनकर मेरे ससुर, देवर और जेठ तीनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे। फिर मैंने कहा कि मैं आप तीनों का करतूत अपनी आंखों से देख लिया है। अब आप तीनों को अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी और आपको जेल जाना ही पड़ेगा। मेरे देवर तुरंत ही अमित के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे तो इस सब बारे में पता ही नहीं था। अमित ने तुरंत ही आगे बढ़कर नमन के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा और कहा, तुम लोगों से इतनी बड़ी गलती आखिर कैसी हो गई? इस औरत ने सब कुछ देख लिया और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। अगर ये पुलिस को फोन कर देती तो जानते हो हम सबका क्या अंजाम होता? अपने पति के मुंह से यह सब सुनकर मेरी देवरानी और मेरे सर पे जैसे आसमान गिर पड़ा था। मैंने तुरंत ही अमित को कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? तो अमित ने पलटकर मेरे गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा, औरतों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वह पैर की जूती होती है, इसलिए वह पैर को ही शोभा देती है। इसलिए अपनी आवाज मेरे सामने नीची रखो। मेरी देवरानी ने तुरंत कहा, भैया यह आप क्या कर रहे हैं? अमित उस पर भी चिल्लाया, तुम भी अपना मुंह बंद रखो वरना एक थप्पड़ अभी तुम्हारे भी गाल पर लगेगा। उन्होंने तुरंत ही पलट कर नमन को कहा, तुम्हारी यह बीबी तुम्हारे कब्जे से बाहर हो चुकी है। इसने तो मेरी बीबी को सब कुछ बता दिया। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इन दोनों के बीच में इतनी सारी बातें हो गई और तुम लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। अमित ने तुरंत ही एक बार फिर से मुझ पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी मेरी जेठानी ने आकर मुझे पकड़कर पीछे कर दिया और वह उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आप लोग इन दोनों को माफ कर दो। यह दोनों नादान हैं, इन दोनों को इस घर के नियम कानून नहीं पता, बस इसलिए इसमें से गलती हो गई। लेकिन अब आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी। मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अगर मुझे पहले ही पता होता ये सब कुछ जान चुकी है तो मैं कब का इन्हें सबको समझा चुकी होती, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज इन सबको माफ कर दो। मैं फटी फटी आंखों से यह सब कुछ देख रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर यहाँ कौन गलत है और कौन सही है? मैं अपने पति को अब तक सही समझ रही थी, लेकिन मेरा पति खुद भी इन सब चीजों में शामिल था। और मेरी जेठानी, जिसे मैं गलत समझ रही थी, वह आज खुद हम दोनों की ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी थी। मेरी जेठानी ने तुरंत ही मेरा और मेरी देवरानी का हाथ पकड़ा और हमें अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरी देवरानी तो लगातार रोए जा रही थी और मैं तो जैसे सदमे में थी। मेरी जेठानी ने हम दोनों को समझाया, इस घर में यह गंदा खेल शुरू से ही चला आ रहा है। मैंने जेठानी से कहा, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? तो वो आंखों में आंसू लिए मुझे कहने लगी, 3 साल पहले मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सुंदर सुंदर सपने देखे थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही टूटकर चकनाचूर हो गया। शुरुआत में मैंने इन सब चीजों का बहुत विरोध किया, लेकिन फिर मुझ पर हद से ज्यादा अत्याचार हुआ और मेरा जीना मुश्किल हो गया। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं यहाँ से छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा ही नहीं बचा था। माँ बाप तो बचपन में ही खत्म हो गए थे। जैसे तैसे भैया भाभी ने मजबूर होकर मुझे अपने पास रखा था। उसके बाद मेरी शादी जल्दीबाजी में इस घर में करवा दी और मुझसे अपनी जान छुड़ा ली। उन्हें अब मुझसे कोई मतलब नहीं था। मैं जीऊं या मरूं, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और मैं इन लोगों के सारे नियमों को मानती चली रही। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि क्या हमारी सास भी इन सब में मिली हुई है? तो वो कहने लगी, सास शुरू से ही बीमार रहती है। जब मेरे साथ ये सब होना शुरू हुआ तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन ससुर ने मेरी सास को भी नहीं छोड़ा। उन्हें इस तरह की दवाइयां देना शुरू किए। उनका शरीर धीरे धीरे लाचार होता चला गया और फिर जब वो भी मेरे साथ देती तो वे लोग मुझ पर और भी ज्यादा जुल्म करती, जिसे देखकर वह सदमे में चली गई और उन्होंने इस सब का विरोध करना बंद कर दिया। वह ज्यादातर खामोश रहने लगी। मैंने भी इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और जो जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया। तुमने भी देखा होगा कि हमारी सास ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है और किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत है। लेकिन इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उनका बाप है ऐसे ही ये सब बन चुके हैं। इनके अंदर की भावना, इंसानियत, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि हमारे सामने उनकी बातें मानने के अलावा और भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ से इन लोगों से बचकर निकल पाना ना के बराबर है। क्योंकि ना तो हम किसी को फोन कर सकते हैं और ना ही आसपास कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। मैंने कहा, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पे जोरदार दस्तक होने लगी। वह दस्तक मेरे पति की थी। वह जोर जोर से जेठानी जी का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। मेरी जेठानी ने दरवाजा खोल दिया। अमित ने कहा, खाना बनाने का समय हो रहा है, इसीलिए सब पंचायत छोड़ो और चुपचाप जाकर खाना बनाओ। हम सब ने तुरंत ही जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं बार बार अपनी देवरानी जेठानी से कह रही थी, वह मेरा साथ दे तो हम तीनों मिलकर इनका सामना कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इतना ज्यादा डरी थी कि उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो पा रही थी और उनके साथ न मिल पाने की वजह से मैं भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि भला अकेली मैं इन सब का सामना कैसे कर सकती थी। मुझे तो किसी का साथ चाहिए था। रात को खाने के टेबल पर जब मैं खाना परोसने लगी, तभी मेरे देवर, जेठ और ससुर मेरे साथ गलत तरीके की हरकतें करने लगे। जब मैंने विरोध किया और बराबर उनके साथ हाथ चलाया तो मेरा पति बुरी तरह से मुझ पर नाराज होने लगा और कहने लगा, अगर तुमने ज्यादा नखरे किए तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी धमकियों से नहीं डरी और मैं उस पर चिल्लाने लगी। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करने लगा। यह देखकर मेरी जेठानी भी इन दोनों का विरोध करने लगी। जब इन लोगों ने देखा कि हम तीनों उन लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो ये लोग बुरी तरह से हैरान रह गए। मेरी सास वहीं पर बैठे बैठे चुपचाप बैठकर हम लोगों को देख रही थी। मैं तुरंत सास के पास गई, उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आप आखिर कब तक इसे बर्दाश्त करती रहेंगे? एक औरत होकर दूसरी औरतों ये जुल्म देखती रहेंगे? क्या आपके अंदर भी जज्बात इन लोगों की तरह मर चुका है? क्या आप जिंदा लाश बन चुकी हैं? लेकिन मेरी सास के ऊपर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो किसी भूत की तरह चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही और अपना खाना खाती रही। अब मुझे उनसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी यह भी एक तरह से इन सब के साथ ही शामिल है। इसलिए इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अकेले इन सब का डटकर मुकाबला करूंगी। और जब मैं उनसे लड़ने लगी तो सब मेरी हिम्मत देख के हैरान रह गए।
मेरे पति ने कहा, आज मैं तुम तीनों को ही सबक सिखा कर रहूंगा। मेरे जेठ बोले, अगर आज हमने सबक नहीं सिखाया फिर ये आगे भी इसी तरह की हरकतें करेगी और हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। उन्होंने हम तीनों औरतों को पकड़कर छत पर ले जाकर छोड़ दिया। हम उनसे ऐसा न करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सर्दियों की रात थी, उन लोगों ने हमारे स्वेटर भी ले लिए थे। ठंड के मारे 1 घंटा बाद ही हम तीनों की हालत खराब होने लगी। हम बुरी तरह से थर-थर कर रहे थे। हम लोग बार-बार दरवाजा बजा रहे थे, उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। जैसे करके 3 घंटे बीते होंगे। मेरी देवरानी को तो ठंड की वजह से हालत ही खराब होने लगी। हम तीनों एक दूसरे से सटकर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी हमें इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि हमारा पूरा शरीर ही कपकपा रहा था और रात थी कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसपास धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा और हम यहाँ वहां मदद के लिए बार बार उठकर देखते रहे, लेकिन हमें कहीं भी कोई मदद नहीं दिख रही थी। हम आग भी नहीं जला सकते थे क्योंकि आग जलाने का साधन भी नहीं था। उस पूरी रात ठंड की वजह से हमारी हालत खराब हो गई। सुबह के करीब जब उन लोगों ने आकर दरवाजा खोला, मेरी जेठानी और देवरानी तो अपने आपा ही खो बैठी थी। मुझे भी ठंड की वजह से बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। इसके बाद वह लोग हमें नीचे लेकर गए और फिर हमें धमकाते हुए बोले, अब अगर आज के बाद हम में से किसी ने भी उनके खिलाफ बात की तो फिर इससे भी बुरा हाल कर दिया जाएगा। उस दिन हम तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी घर का सारा काम हमें ही करना पड़ा। जैसे तैसे हमने दवा खाकर खुद को थोड़ा ठीक किया, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से जो बुरा असर हमारे शरीर पे हुआ था, उससे भी तकलीफ हुई थी, वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद जैसे ही रात होने का समय हुआ, मेरे पति ने हम तीनों के सामने यह फरमान सुना दिया कि आज की रात वह 4 लोग एक साथ मेरे साथ वह सब करेंगे जो अब तक मेरे जेठानी और देवरानी के साथ होता आया। यह सुनकर मैं गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाई और मैंने कहा, तुम लोग कितना घटिया हो, जिसका नतीजा यह हुआ। एक बार फिर से मुझे अपने पति की मारपीट का सामना करना पड़ा। मेरी जेठानी ने तुरंत ही रोककर अमित के आगे हाथ जोड़ा और कहने लगी, वह मेरे साथ ऐसा ना करे क्योंकि इस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कम से कम कुछ दिन का वक्त वह लोग मुझे दे दे। लेकिन मेरे पति पर तो जैसे जुनून सा सवार था। वह किसी भी तरह मुझे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने मेरी एक भी ना सुनी और बस खाना खाने के बाद चारों के चारों मुझ पर डाइनिंग एरिया में ही टूट पड़े और मुझे घसीट कर कमरे के अंदर ले जाने लगे। मैं अकेली उनका सामना आखिर कैसे करती। मेरी जेठानी और देवरानी पूरी कोशिश कर रही थी मुझे बचाने की, लेकिन वह भी उन सबके आगे कितनी देर टिक सकती। सबके सब बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर वहां कोई नहीं था जो हमारी पुकार सुनता। थोड़ी देर बाद ही उन चारों के बीच में मैं गिरी हुई बैठी थी, हाथ जोड़कर उनसे खुद को छुड़ाने का गुहार लगा रही थी, लेकिन उन लोगों के चेहरे पर कुटिल वाली हंसी थी। वो लोग मुझे कह रहे थे कि तुम कितना भी चिल्ला लो पर हम लोगों को तुम पर दया नहीं आएगी। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरे साथ वह सब करना शुरू कर दिया। मैं अपने पति को उसका पति धर्म याद दिला रही थी, लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब मेरे पास भगवान को याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और अपने भगवान को याद करने लगी और गुहार लगाने लगी कि आज कुछ भी करके मुझे इनसे बचा लो। इसके बाद जैसे ही उन लोगों ने मेरे साथ वह सब करना शुरू किया, तभी दरवाजे पे एक जोरदार आवाज हुई और उस कमरे का दरवाजा टूट गया। हम सब पूरी तरह से चौंक गए कि आखिर यह क्या हुआ। जब मैंने सामने देखा तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखते ही मेरे शरीर में जान सी लौट आई। मैंने तुरंत ही अपने आप को ठीक किया और पुलिस के पास चली गई और अब उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जब बाहर निकल कर आई तो मेरी देवरानी और जेठानी अभी भी भूत बनकर खड़ी थी और हम में से किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था आखिर पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई। वह चारों दरिंदे एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे और सवालिया नजरों से देख रहे थे कि आखिर पुलिस को यह सब कैसे पता चला। मैंने तुरंत पुलिस को सब कुछ बता दिया कि यह लोग किस तरह का घिनौना खेल इस घर में रच रहे हैं। मैंने पुलिस वालों से पूछा, आपको इस सब की खबर आखिर कैसे लगी? तो पुलिस कहने लगे, इसके लिए आपको अपनी सास का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही सही वक्त पर हमें फोन करके सब कुछ बता दिया था। अगर हमें थोड़ी देर भी हो जाती तो न जाने आज आपके साथ क्या हो जाता। मेरी जेठानी और देवरानी यहाँ तक कि वह चारों भी
अपनी सास का नाम सुनकर चौंक गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सास ने पुलिस को बुलाकर मेरी जिंदगी को बचाया था। मैं तुरंत ही दौड़कर उनके पास पहुंच गई और उनके पैरों पर बैठ गई। मेरी सास ने मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटी मैं जिंदा लाश नहीं हूँ, लेकिन यह सब देख देख कर मैंने खुद को जिंदा लाश बना लिया था। लेकिन आज तेरा दर्द देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकी और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी, आखिर वह मुझे कोई तो रास्ता दिखाए। और आज मेरी प्रार्थना ऊपर वालों ने स्वीकार भी कर ली। आज जब मेरा पति कमरे से बाहर तेरे साथ गया तो गलती से उनका मोबाइल मेरे पास ही छूट गया, और जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। इतने सालों से मैं अपनी बड़ी बहू के साथ सब होते हुए देखते आ रही थी, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिल पाया मैं उसकी जिंदगी बचा सकूं। पर आज जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी बेटियों को बचाने का फैसला कर लिया। इसके बाद पुलिस उन सभी को जेल ले गई और हम लोगों की गवाही के बाद उन चारों को सजा हो गई। आज मेरी देवरानी और जेठानी का हमारे पतियों से तलाक हो चुका है और मेरी दूसरी शादी करवाने के लिए मेरे माता पिता मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। और मेरी देवरानी की तो दूसरी शादी भी हो चुकी है और मेरी जेठानी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और वह हमारी सास और वो अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन लोगों को कोई सहारा भी नहीं बचा था, इसलिए अब वह दोनों एक दूसरे का सहारा है और दोनों ही एक साथ रह रही है। मैं और मेरी देवरानी अक्सर उनसे मिलने जाया करती है। मैंने अपने पिता से कहा कि इस बार आप जब भी मेरे लिए रिश्ता देख ले तो बहुत अच्छा से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि पहली बार आप अगर अच्छे से सारी चीज पता कर लेते हैं, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह कभी ना होता। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग का परिवार है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। तो दोस्तों, शादी का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी भर का फैसला होता है। अक्सर शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कौन कैसा यह कुछ दिन बीतने के बाद ही पता चलता है। इसलिए किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ने से पहले उसकी जांच करने में कोई भी जल्दीबाजी ना करें। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।